हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं सीए पैनल का स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने रिसेंटली एक सीए बॉयज नाम का चैनल बनाया है। उसमें मैं कोचिंग के रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। भी आप बोलोगे ये सीए पैनल का स्टूडेंट है, ये हमें क्या करवाएगा, क्या सिखाएगा। तो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, मैंने 10 घंटे या पूरे एक एक दिन लगा है मेरे प्रेजेंटेशन बनाने में। तो आप इसे अच्छे से सुनेंगे तो आपको भी इसका कम टाइम में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जो चैप्टर्स फैकल्टी 2-2 3-3 घंटे मतलब 10-10 15-15 20-20 घंटे जो पढ़ाते हैं, वही चीज़ मैं आपको कम टाइम में करवा दूंगा। तो हम बात करें सबसे पहले जो फाइनल का न्यू सिलेबस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके इंडियस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंडियस आता है, इंडियस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इंडियस वन है, तो इंडियस वन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि जो इंडियस है वो किसको एप्लीकेबल है, किन लोगों को इंडियस का पालन करना है, इंडियस उनको लागू करने। अभी आप कल जाके प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी क्लाइंट को हमें एडीएस अप्लाई करने, किस में एएस अप्लाई करने, किस में नॉर्मल फॉर्मेट हमें यूज करना है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले नॉर्मली ये बात जान लो, अगर लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस जियो लिमिटेड, इंडस्ट्री टाटा लिमिटेड जैसे अगर लिस्टेड कंपनी है, तो उनके लिए तो कंपलसरी है कि इंडियस का उन्हें पालन करना उनके लिए कंपलसरी। लेकिन कुछ सारी बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी उनका होता है, उनकी नेट का अर्थ अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, तो उन लोगों को भी क्या करना है, इंडियस पालन करना बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा इन दोनों की जो ग्रुप कंपनीज होती है, उनकी सब्सिडरीज कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, और जो भी ग्रुप कंपनीज होती है, उन ग्रुप कंपनीज को भी इंडियस लगाना जरूरी है। तो ये हमने देख लिया इंडियस किसको लगाना है। तो अगली चीज देखते हैं, जो शेड्यूल 3। अभी फॉर्मेट क्या रहता है, इसमें क्या फॉर्मेट रहता है। नॉर्मली जो फॉर्मेट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 के, वो तीन तरह से। शेड्यूल 3 के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और फॉर्मेट है, तीन तरह से हैं। तो उसे डिवीजन में बांट दिया गया, तो डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। तो ऐसे डिवीजन में उनको बांट दिया गया। तो जो डिवीजन 1 है वो एएस बेस्ड कंपनियों के लिए। डिवीजन 1 का जो फॉर्मेट है वो किन के लिए है, एएस बेस्ड कंपनियों के लिए। डिवीजन 2 है दोस्तों, हम फिर से लौट आए हैं, कुछ रुकावट में खेद के लिए क्षमा है। तो हम जो देख रहे थे कि एज बेस कंपनी के लिए हम फॉर्मेट ए फॉलो करते हैं। और जो डिवीजन 2, डिवीजन डिवाइडेड, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। तो ये डिवीजन किस किस लिए बने, अगर एएस 1 है तो डिवीजन 1 का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। इंडियस बेस्ड कंपनी है तो डिवीजन 2 का फॉर्मेट करेगी। अगर एएस बेस्ड कंपनी है तो 1 का, और इंडियस बेस्ड कंपनी तो 2 का। और एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी है तो वो किसका फॉर्मेट फॉलो करेगी, डिवीजन 3 का। सिंपल है। तो उसके बाद जो हम शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट देखते थे, जैसे कि एएस में, एएस में देखो, याद करो कि पहले लाइबिलिटीज आती थी। पहले क्या आती थी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती थी। उसके बाद एसेट चालू होते थे। लेकिन इंडियस में ऐसा नहीं है। इंडियस का जो फॉर्मेट है डिवीजन 2 वाला, शेड्यूल 3 वाला, उसमें पहले एसेट्स आती है ऊपर, एसेट्स आती है, फिर नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको बतानी थी। उसके बाद जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते, तो नॉर्मली कितने, दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। जो एक तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो इंडियस दोनों पे लागू है। तो एक आप बोलोगे कि मतलब जो इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें अलग इंडियस लगता है, इंडियस 34। वो एनुअली नहीं बनते, वो पीरियड के बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं, किसी पीरियड के लिए बनते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हम आपने देखा होगा इंडियस 3 में जब आप इंटर लेवल पे होंगे, तब आपने देखा होगा कि जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, उसमें जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल आता था, उसमें सबसे पहले आता था इक्विटी और उसके बाद आता रिजर्व सरप्लस। लेकिन अब रिजर्व सरप्लस जैसी चीज नहीं रही है, वहाँ उसका नाम बदल के रखा गया अदर इक्विटी, अदर इक्विटी रख दिया गया।
फिर जो कंप्लीट सेट ऑफ इंडिया ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिए, टोटल 7 सेट दिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इंडिया से अडोप्शन कर रहे हो तो आपको 7 सेट फॉलो करने, अदरवाइज सब्सिक्वेंटली आपकी 6 सेट रहेंगे, सॉरी 6 सेट रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट है, उसके बाद सोकी है, सोकी के बाद है अपना जो समझो, सोकी के बाद आता है कंपेरेटिव। वो तो पहले भी थे सर, आपको नया क्या बता रहे थे, सोकी नया आ गया। सोकी क्या है सर? सोकी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सोकी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है मतलब एक अदर इक्विटी जो हमने बोला ना, जैसे कि रिजर्व सरप्लस का हम नोट्स बनाते थे, वैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक स्पेशल अकाउंट बनाता है, उसमें सारे रिजर्व बाइफरगेटेड अच्छे से प्रेजेंटेशन होता है। फिर आगे देखते जाएंगे सर, आगे क्या है। तो आगे देखते हैं, तो जैसे ही हम मतलब जैसे कि इंडिया से एडोप्ट कर रहे हैं, इंडिया से एडोप्ट कर रहे हैं, तो हमने इंडिया का ऐसा नियम है, कुछ इंडिया कहते हैं कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है कुछ सारे ट्रांजेक्शन में, एसेट में, डेप्रिसिएशन में आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है। तो ऐसे तो बहुत झंझट वाला काम हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो इस काम को कम करने के लिए उन्होंने क्या बोला, अगर आप ट्रांजिशनल पीरियड में मतलब आप एडोप्ट कर रहे हो इंडिया, तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मतलब इस साल के आप इंडिया बेस्ड बैलेंस शीट बनाओगे, उसके पिछले साल के कंपेरेटिव बनाओगे, और उसके पिछले साल के आपको क्या बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब फर्स्ट टाइम आपको 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। याद रखिए, फर्स्ट टाइम आपको कितनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है? 3 बैलेंस शीट। तो ये चीज सारी चीजें हमने देख ली। तो मैं एक चीज भूल गया, पीएनएल में और एक चीज आती है ओसीआई। आपने बहुत सारे फैकल्टी से सुना होगा ओसीआई, ओसीआई, ओसीआई। क्या होता है ओसीआई? ओसीआई का फॉर्म कैसा है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती क्या है? ये कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है? कुछ नहीं है भाई। पहले जो पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट के टुकड़े कर दिए, 2 भाग में टुकड़े कर दिए। इन शॉर्ट बोले तो, देसी भाषा में बोले तो तो टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े में क्या है, तो टुकड़े में ऐसा है कि मतलब बहुत सारी आइटम है जो पीएनएल के थ्रू नहीं जाती, पीएनएल के रूट से नहीं जाती, उनका एक अदर रूट होता है, वो ओसीआई के थ्रू जाती है, उसके बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उनका रूट ही अलग है, उनका आने जाने का तरीका ही अलग है भाई साहब, तरीका ही अलग है, इसलिए उनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होते हैं। उसमें 2 पार्ट भी आते हैं, आइटम डेट नॉट रिसाइकल, आइटम डेट कैन बी रिसाइकल। आप बोलिए साइकिल, साइकिल क्या लगा के रखा है सर? साइकिल क्या होता है? साइकिल कुछ नहीं होता है, साइकिल मतलब कैन बी रिसाइकल, मतलब फिर से पीएनएल में जा सकती है। जैसे कि रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व जाता तो क्या है, अगर कोई भी एसेट रीवैल्यूड होती है एज पर इंडिया 16, अगर कोई भी एसेट रीवैल्यूड होती है तो जाती कहाँ है? जाती कहाँ है? तो ओसीआई में जाती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है, अदर रूट के थ्रू जाती है। लेकिन याद रखो दोस्तों, याद रखो, जब एसेट डाउनवर्ड होती है तो उसका अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हो क्या हो जाएगी? रिसाइकल। रिसाइकल होने से क्या होगा? वो ओसीआई से निकल के कहा जाएगी? पीएनएल में जाएगी, जहां से उसका उद्भव हुआ है वहां जाएगी। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब बात आती है गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न। सर बहुत सुना है, आईपीसीसी लेवल में तो सम भी आता था सर, 8 मार्क का। क्या है गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न? सिंपल है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कंपनी चलने नहीं वाली है आगे जाके, गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है, जीसीए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जीसीए गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अप्रूवल। तो गोइंग कंसर्न वहां भी पढ़ते थे, यहाँ भी वही पढ़ना है। लेकिन गोइंग कंसर्न में करते क्या है, सब पढ़ तो बहुत लिया है कि फोर्सिबल फ्यूचर में आगे रहना चाहिए, लेकिन होता क्या एक्चुअली? तो गोइंग कंसर्न में शॉर्ट में क्या होता है, गोइंग कंसर्न में जो भी एसेट है ना तुम्हारी, वो तुम्हें रियलाइज अमाउंट पे रखनी पड़ेगी। सर ये रियलाइज अमाउंट क्या है? आज बेचने जाओ, समझो मेरे पास एक कोई 4 व्हीलर पड़ी है, आज मैं बेचने जाऊँ तो कितने में बिकेगी? तो वो रियलाइज अमाउंट पे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और लाइबिलिटी को सेटलमेंट अमाउंट पे, हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है 1 लाख, लेकिन क्रेडिटर उसका 80,000 में सेटल करने का मांगता है, तो सेटलमेंट अमाउंट पे दिखाएंगे ना भाई। तो ये हो गया गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न देखेंगे कैसे? मिनिमम 1 साल, 1 साल आगे का देखेंगे, आगे 1 साल तक कंपनी चल सकती है क्या नहीं? अगर चल सकती है तो गोइंग कंसर्न है, आगे 1 साल भी नहीं चल सकती तो गोइंग कंसर्न नहीं है। इन शॉर्ट,
तो अक्रूवल वहां भी था, मर्केंटाइल वहां बोलते थे, यहाँ अक्रूवल अक्रूवल वहां भी था मतलब इंटर लेवल में एएस में भी था, यहाँ में भी। और एक है, सॉरी, और एक चीज है स्टूडेंट, कि जो एसेट एंड लाइबिलिटी की सेटअप की बात चलती है, कि एसेट और लाइबिलिटी सेटअप हो सकती है, हाँ हो सकती है, गुड न्यूज है, एसेट और लाइबिलिटी आमने सामने सेट ऑफ हो सकती है, लेकिन कब कब कब, जब इंडियस अलाउ करे तब, तब इंडियस अलाउ करे तब हो सकती है। और दूसरी चीज, सर एग्जांपल दूंगे ऐसा, जैसे कि आप आगे जाके मेरे से ही पढ़ोगे इंडियस 12 इनकम टैक्स में डीटीए डीडीएल बनता है, पता है? तो डीटीए डीडीएल आमने सामने सेट ऑफ हो सकता है, याद रखो। डीटीए और डीटीए डीडीएल क्या है सर? डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये दोनों आमने सामने सेट ऑफ हो सकते हैं। सर मेरे दिमाग में एक क्वेरी है, अगर सीएफएस बना रहे सब्सिडरी का डीटीए है और होल्डिंग का डीटीएल है, बस में सेट ऑफ कर दे सर? मैंने बोला क्या बात, क्या बात, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब्सिडी का अलग पैन नंबर है, अलग ही है वो, अलग एसएससी है, ये अलग एसएससी, दो एसएससी आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, एक एसएससी आपस में सेट ऑफ कर सकता है सर। फिर आगे जाके आपने ये भी बता दिया, आप AS1 पढ़ा रहे, AS1 हमने भी पढ़ा था उस जमाने में हमने पढ़ा था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है तीन चीजों की वजह से। क्या होती, अगर चेंज बाय लॉ, लॉ बोले तो चेंज कर देने का, और मतलब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए तो चेंज कर देने का, और एएस बोले तो चेंज कर देने का। मैंने बोला सही सही है, इसमें भी वही है, लेकिन एक निकाल दो, इसमें तो ये, अगर इंडियस बोले तो चेंज कर देना है, और इंडियस बोले तो अप्रोप्रिएट है चेंज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो कर लो, मुझे कोई बात। जैसा हमने आईसीआई ने रिसेंटली बोला है, ऑप्ट आउट कर लो, ऑप्ट इन कर लो, जो मर्जी वो कर लो, वैसे ही इसमें भी बोल दिया। फिर सर और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है करंट एसेट की। करंट एसेट होती क्या है सर? करंट एसेट क्या चीज है? तो करंट एसेट का पहले सिंपल था, पहले पुराने जमाने में, कि 12 महीने में, अगर 12 महीने में अगर कोई एसेट रियलाइज होने वाली हो तो हम उसे करंट एसेट बोलते, लेकिन यहाँ पे तीन चार डेफिनेशन से इंडिया का मन नहीं भरा। इंडिया ऐसी चीज है, वो अपने आप को बड़ा करना चाहती है, उसका स्कोप बड़ा, उसकी कंडीशंस बड़े, वो 4-5 क्राइटेरिया तो यूं ही लगा देती है। तो उसने क्या लगा, 12 महीने का तो लगाया है, कि अगर 12 महीने में रियलाइज हो रही है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर 12 महीने में रियलाइज हो रही, तो करंट एसेट बता दो ना। हाँ ये कंडीशन, और क्या कंडीशन है? और एक कंडीशन है, अगर आपकी एसेट रियलाइज होने वाली है, या आपका इंटेंशन है सेल करने का किसको, एसेट को, या कंज्यूम करने का किसको, रॉ मटेरियल करने कंज्यूम करने का इंटेंशन है, सेल का एसेट सेल करने का इंटेंशन है, या आपकी एसेट रियलाइज होने वाली नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर आप फिर से साइकिल लेके आए, ओसीआई में भी साइकिल था, इसमें भी साइकिल है। सर ये साइकिल कुछ अलग है, जैसे कि अपनी साइकिल होती, जो आईटी में हमारा पहला ही चैप्टर था, बिजनेस प्रोसेस वाला। बिजनेस प्रोसेस में क्या करता, सर पहले परचेज ऑर्डर निकलता था, फिर कंफर्मेशन होता था, वेंडर से इन्विटेशन देते थे, फिर वो जैसे कि सेल्स ऑर्डर आता है तो पहले कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, चेक करेंगे, शिपिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे, कैरेज में भेजेंगे। तो ये शिपिंग प्रोसेस 5 महीने का भी हो सकता है, हर इंडस्ट्री का अलग अलग हो सकता है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर कुछ भी रियलाइज हो जाता है तो उसको भी हम करंट एसेट बोलेंगे। और दूसरी चीज, अगर किसी चीज को हमने हेल्ड किया है फॉर ए ट्रेडिंग पर्पज है, जैसे कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो क्लियरली ट्रेडिंग मतलब एक सट्टेबाज बोलते हैं ना, तो सट्टेबाज ज्यादा नहीं बोल सकते, देसी है, तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। फिर नेक्स्ट चीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये तो हमको पता है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम आराम से लिखते थे शेड्यूल 3 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, अनलेस रेस्ट्रिक्शन लगा था कि आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, सेटल नहीं कर सकते, तो क्या काम का ऐसा, तो उसे हम करंट एसेट नहीं बोल सकते। तो ये इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दोस्तों
हम इसे मानेंगे करंट एसेट। बस वही बात होती है करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में पहले 3 पॉइंट सेम ही है, 12 महीने सेटल वाला और हेड कॉल ट्रेडिंग वाला 3 पॉइंट सेम है। एक नया पॉइंट इसने भी ऐड किया, जैसे उसने ऐड किया ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला, इसे नया पॉइंट इसको भी कहाँ छेद पड़ता, इसने भी ऐड किया। इसने ऐड किया अनकंडीशनल राइट। सॉरी ये क्या नया वर्ड बोल दिया। अनकंडीशनल का मतलब तो पता है, कंडीशन नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल राइट नहीं होनी चाहिए टू डिफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ। जैसे कि दोस्तों मैंने एक बैंक से लोन लिए, बैंक ने बोला भाई आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, हम आपको 10 साल की लोन लेते हैं, लेकिन 1 साल पूरे होते आप आपकी लोन पे कर सकते हो कैश में। तो ये आपकी लोन नॉन करंट लायबिलिटी थोड़ी हुई, करंट लायबिलिटी हुई कि मैं कभी भी सेटल कर सकता हूँ, मतलब करंटली सेटल कर सकता हूँ। तो ये हुई मेरी, मतलब मेरे पास अनकंडीशनल राइट है टू डिफर द सेटलमेंट। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा मैं आपको, ब्रीच। अगर ब्रीच हो जाता है, जनरली आपको पता होगा जैसे हम लोन लेते हैं, जब भी हम लोन लेते हैं तो हम क्या होता है, लोन में एक क्लॉज होता है, बड़े बड़े कंडीशन। आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना, वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। उसमें फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आप लोन ब्रीच करोगे, कोई भी कंडीशन ब्रीच करोगे लोन की, तो आपकी लोन हो जाएगी रीपेबल ऑन डिमांड। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आपने ब्रीच किया रिपोर्टिंग डेट के पहले, मतलब 31 मार्च के पहले, और आपका लेंडर एग्री हो रहा है 31 मार्च के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले, तो ऐसे केस में अगर वो एग्री हो रहा है कि मैं डिमांड पे नहीं, मैं नहीं मांग रहा, मैं रीपेबल ऑन डिमांड नहीं मांग रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मांगू तब देना ही पड़ेगा, मैं मना कर रहा हूँ भाई तुझे, भले तूने ब्रीच कर दी लेकिन मैं तुझे टाइम देता हूँ, या मैं तुझे 12 महीने से ज़्यादा टाइम देता हूँ, या मैं तुझे रीपेबल ऑन डिमांड नहीं मांगता। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्रीच की वजह से जो नॉन करंट एसेट करंट नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बन गई थी, अभी वो करंट लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो नॉन करंट ही रहेगी। अगर लेंडर एग्री हो जाता है उसे बियॉन्ड 12 मंथ ग्रेस पीरियड देने के लिए, बियॉन्ड 12 मंथ, और एग्री कर जाता है कि कोई डिमांड पे रिपेबल करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो नॉन करंट की नॉन करंट ही रहेगी। लेकिन अगर लेंडर एग्री नहीं होता तो नॉन करंट की करंट बन जाएगी। और एक बात है, कार्व आउट का प्रोविजन है, कार्व आउट है। इंडिया कहता है अगर आप ब्रीच करते हो, आप ब्रीच करते हो, जो प्रोविजन ब्रीच करते हो लोन का कोई, तो आप भले आप इसको कभी भी रेटिफाई करो, ब्रीच करने के बाद उस कंडीशन को आप कभी भी रेटिफाई करो, वो एक बार करंट बन गई तो करंट ही रहेगी। लेकिन हमारा इंडिया बहुत शाला है, उसको कार्विन कार्व आउट करना बहुत ही पसंद है। उसने तुरंत से कार्व आउट किया और बोला, क्या बोला कि अगर ब्रीच करते हो तो नॉन करंट की करंट तो हो जाएगी, लेकिन आप रेटिफाई कर देते इवन दो आफ्टर बैलेंस डेट, लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम उसको नॉन करंट का करंट नहीं करेंगे, नॉन करंट का करंट ही रहने देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसी चीज इंडिया में कहीं नहीं है। एक्सेप्शनल आइटम है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई नहीं है। फिर ये जो यहाँ पे एक्सपेंस नेचर वाइज दिखाते हैं ना कि फंक्शन वाइज, सर ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या नेचर वाइज क्या फंक्शन। फंक्शन वाइज मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, तो क्या है, तो हर की फंक्शन वाइज सैलरी दिखाए नहीं भाई, नेचर वाइज दिखा दो, सबकी सैलरी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने लेस देन 18 मिनट से हमारा वीडियो कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।